नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने जो होमवर्क दिया था 3.3 शायद ये कर लिया होगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगा कोई भी क्वेश्चन डाउट होना चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करेंगे, उसके बाद हम कुछ और भी पैटर्न देखेंगे। एनसीईआरटी में लगभग ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि 60% हमारा एनसीईआरटी खत्म होगा, तो हमें बोल देंगे मैट्रिक्स खत्म हो चुका है। तो 40% और बचा है जो हम सीखेंगे, है ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एनसीईआरटी को 3.3 तक लगभग खत्म कर चुके हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हैं उसमें क्या है कि हम देखेंगे मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहले इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं ये सीखेंगे यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये क्या, इसमें क्या है, पहले तो ये हम सीखेंगे। देखो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है, 4 से 5, 6 नंबर तक का भी आता है, फिर सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, एमपी बोर्ड में आता है। तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बोर्ड में आता है इसलिए हम इसको सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे एडजॉइंट के तरीके से कैसे सीखते हैं, वो दूसरी मेथड से सीखते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पहले हम समझ लें कि कौन कौन से बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो है ना, we can apply only 3 transformations, ठीक है। ओनली 3 ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। समझते हैं, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो, ठीक है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये है किसी भी रो, है ना, रो या कॉलम में। देखो जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो या तो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। जनरली जो हमें यूज करना है वो हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करेंगे। तो देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहली बात ये कि हम किसी भी आयत रो को, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं कि इसको जेथ रो से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है आयत रो को हम जेथ रो से चेंज कर सकते हैं, मतलब ये इंटरचेंज हम दोनों को कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को लगाएंगे। दूसरा ये है, दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये कर सकते हैं कि किसी भी रो को, आयत रो को किसी एक नॉन जीरो स्केलर दैट इज लैम्डा से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा हो सकता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ इसको कि जीरो के अलावा ऑल रियल नंबर ये लैम्डा हो सकता है, ठीक है। 1/2 भी हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है, 10/3 भी हो सकता है, जो जरूरत पड़े ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। जो तीसरा और इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी रो को, ठीक है, आयत रो प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ हम जेथ रो, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि आयत रो में हम लोग कुछ भी एक स्केलर से किसी दूसरे रो में स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ऐड या सब्सट्रैक्ट मैंने यहाँ प्लस ही लिखा है, कल को यदि लैम्डा की वैल्यू -1 ले लोगे तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी लैम्डा की जो वैल्यू है एक्सेप्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट बेसिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स। हमने ये क्या 3 ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है किन्हीं भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी एक रोज में हम किसी नॉन स्केलर, मतलब एक स्केलर नंबर से, ठीक है, जो कि नॉन जीरो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा यहाँ पे हो सकता है और रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तीसरी बात है कि हम किसी भी रो में किसी दूसरे रो पे कुछ मल्टीप्लाई करके एक स्केलर नंबर से उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कल को यहाँ लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये 3 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ क्या मतलब है इसका। यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, जैसे सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लो 2 3 4 और 1 इस तरह से मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों को इंटरचेंज, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ। दूसरा कह रहा है कि हम इसमें किसी भी एक रो में हम किसी नॉन स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो कि सपोज करो मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अप्लाई करता हूँ R1 में 1/2 मल्टीप्लाई बाय R1। यहाँ से हो जाएगा ये मैट्रिक्स का 1 3/2 4 और 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते, ऐसा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑपरेशन जो कह रहा है कि मान लो सपोज करो R1 में मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, R1 में अप्लाई कर दिया R1 प्लस 1/2 R2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि R1 में चेंज होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, हाँ देखो, तो R1 में चेंज ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा, हाँ R1 को मुझे लिखना R1 प्लस 1/2। तो देखो 4 सेकेंड वाला कुछ चेंज नहीं होगा, फर्स्ट वाले में चेंज क्या होने वाला है, R1 2 है और इसमें 1/2 मतलब 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर देना है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 डेट मीन्स 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1/2, ठीक है, 3 प्लस 1/2 शायद होता है 7/2, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये है, इसका यूज क्या है, ये समझने वाली बात है। तो इसका यूज जो आता है वो आता है इन्वर्स निकालने में, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि इन्वर्स क्या है। देखो ये इसलिए सीखे क्योंकि हमें इन्वर्स निकालने में इसका जरूरत पड़ने वाली है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। हमारा जो फर्स्ट ही टॉपिक हमने लिखा था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स जैसे देखो रियल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या देख पा रहे थे, रियल नंबर सिस्टम ये बोल रहे थे कि मैंने बोलूँ कि 2 का इन्वर्स क्या होगा। तो 2 का इन्वर्स होता है 1/2। मान लो ये यदि ऐसा लिखा हुआ है 2 का इन्वर्स मतलब पावर -1, जिसका मतलब हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये 1/2 का इन्वर्स 2 हो जाएगा। इसी तरह में मतलब हम उसकी बात करें मैट्रिक्स, तो देखो जरा ध्यान से, यदि 2 का इन्वर्स और 1/2 इन दोनों को मैं और 2, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 का इन्वर्स 1/2 लिखा है, ये 2 लिखा है, दोनों का प्रोडक्ट निकल करके आ गया 1, ठीक है। अब इसी को हम मैट्रिक्स में समझते हैं कि मैट्रिक्स में क्या है। मैट्रिक्स में देखो कभी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है, तो इसे हम 1/2 की तरह, जैसे 2 का इन्वर्स 1/2 लिखे हैं, वैसे एक मैट्रिक्स का इन्वर्स इसको कभी ऐसा 1/a नहीं लिखेंगे, इसको इसी नोटेशन में ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये लिखना गलत है और इसको इसी नोटेशन में ही यूज करते हैं, ठीक है। अब अगली बात कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे और ये होता क्या है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब कभी दो मैट्रिक्स को हम ऐसा समझ लें कि ऐसा समझ लें कि 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज करो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरा है B इज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। तो यदि इन दोनों मैट्रिक्स में मैं ऐसा बोल दूं कि A इंटू बी इज इक्वल टू में B इंटू ए इज इक्वल टू में I, यदि कभी इस तरह से एग्जिस्ट करें तो इसको हम बोल देंगे कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, यदि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स हैं तो इसको हम निकालते कैसे हैं, अब वो समझेंगे, ठीक है। तो बाद में इसके एग्जांपल्स भी समझ लेंगे, पहले अभी ये देख लें कि निकालते कैसे। तो एक बात ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स डिफाइन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि दो मैट्रिक्स यदि इस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं कि उन दोनों का प्रोडक्ट
ए बी या फिर बी ए दोनों का प्रोडक्ट ऐसा मैं बोलूँ कि इक्वल हो और आई के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये आई मतलब इसको हम ये कह सकते हैं जिस ऑर्डर की ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी नेक्स्ट बात ये है कि ये निकालते कैसे। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो उसको निकालते कैसे। तो देखो सपोज ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि ए जो एक मैट्रिक्स है, इसको मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, सपोज करो 2 3 और 4 और 1 ऐसा कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है। अब यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसको हम पहले सीखते हैं। सीखने वाली बात ये है हमेशा कि देखो मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए बी, यदि मैं बी इंटू ए करूँ तो मुझे आई मिलना चाहिए, ये मेरा मेन मोटिव है। तो मुझे ये बी चाहिए, ये बी ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा जो ए से मल्टीप्लाई करने पर आई दे दे। तो सबसे अगली बात ये कि बी निकालेंगे कैसे। तो देखो ये थ्योरम होती है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, उसको समझना। ठीक है। वो थ्योरम ये है कि जब भी हम इस तरह से लिखते हैं, सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स लिखते हैं ए और इसको लिखते हैं इस तरह से आई इंटू ए। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ये कहता है कि जब भी मैं एक मैट्रिक्स ए और आई इंटू ए, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तो इक्वल होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यदि इसे मैं कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यदि मैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाऊंगा वही सेम का सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस आई में लगाने पर जो ये कुछ मैट्रिक्स चेंज होने के बाद कुछ अलग मैट्रिक्स आ जाएगी, सपोज करो पी आएगी, तो P इंटू ए करने के बाद यहाँ पे जो मैट्रिक्स आने वाली, मान लीजिए चेंज होकर यहाँ पे आ गया Q, तो ये भी इक्वल होने वाला है। इस थ्योरम पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमें इसके आगे चलना है। ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं ये बोलूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें ये करना है कि जैसे देखो अभी लिख के भी दिखाऊंगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि एक मैट्रिक्स इस तरह से हम लिख सकते हैं, किसी मैट्रिक्स को आई इंटू ए के फॉर्म में, इसमें मैं जो भी रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा उसी तरह इसमें भी मैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ इसमें ओनली आई में लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम इस पे जो लगाने के बाद जो चेंज होकर मैट्रिक्स आएगी इसके बराबर होगी। ये है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में प्री मल्टीप्लाई करते हैं, आई का प्री मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये प्री फैक्टर में होता है। ठीक है। इसी तरह आता है एक कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें हमेशा कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें हम क्या करते हैं ए और आई, इसमें हम लोग ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, और इसको यहाँ पे कहते हैं प्री मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका जो प्रूफ है वो बियॉन्ड द स्कोप है आपके एनसीईआरटी के और इवन 12th सिलेबस। ठीक है। तो प्रूफ की बात नहीं करेंगे हम लोग, बस इतनी बात याद रखिए कि यदि हम लोग कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये वाला फंडा यूज करेंगे, ए इक्वल टू ए आई, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे आई का। यदि हम लोग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यदि रो स्टार्ट कर रहे हैं तो रो भी लगाएंगे, और कॉलम स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाएंगे। ठीक है। डिटरमिनेंट के केस में अलग होता है, वहाँ अलग सीख लेंगे उसकी प्रॉपर्टी, अभी यहाँ पे इतना सीखना है। ठीक है। अब देखो अब हम जनरली जो यूज करेंगे वो रो ही करेंगे। ठीक है। रो से ही मैं सिखा रहा हूँ। अब सुने जल्दी, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहली बात ये, इस साइड में रफ करता हूँ। ठीक है। अब देखें, जो मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ पहले उसको समझो। मैंने क्या बोला कि जैसे देखो सब मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए। ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं 2 1 4 और 3। ठीक है। इसको मैं आई इंटू ए, आई क्या है मेरे लिए, आई आएगा, ये निकल के आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा ए की जगह सेम मैट्रिक्स। ठीक है।
मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला कि आप क्या करो, कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखते हैं ये वाला, इस पे हमें लगाना है और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे तो देखो सेम आएगा, ठीक है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज करो मैं लगाता हूँ एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, R1 को मैं चेंज करता हूँ R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है। मतलब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मेरे केस में 1 है, मैं थर्ड वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा ये वाला, ये हो जाएगा, देखो R1 चेंज है तो R2 को पहले सेम रख लो, R1 में निकाल के आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ऐसा लिखा हुआ है। अब सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर भी लगा दो, ऊपर हमने लगाया क्या निकल के आएगा, देखो 1 1 0 और 1, इस तरह से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 1 4 और 3, इस तरह से। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी यही निकल के आएगा, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, इसका रो इसका कॉलम, इसका ये एलिमेंट और इसका एलिमेंट, तो 1 और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 इंटू 2 2 और ये 4, दैट मीन्स 6 फर्स्ट एलिमेंट। अगली बार 1 और 3, दैट मीन्स 4। इसके बाद 0 और 1 इंटू 4 और यहाँ से 0 और ये वाला हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा इसकी तरह डायरेक्ट दोनों इक्वल मैट्रिक्स निकाल कर आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम हमेशा क्या करेंगे कि जब भी हमें निकालना है क्या निकालना है, हम इन्वर्स निकालना है, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कैसे, देखो जरा, इस कॉन्सेप्ट का इस तरह से यूज करेंगे कि मान लो मुझे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। यदि इन्वर्स निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, ए को मैं लिखता हूँ I इंटू ए, क्योंकि मुझे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। सेम उसी पैटर्न पे देखो 2 1 4 और 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये लिखा हुआ I पर इसको लिख लेता हूँ ए। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाता हूँ, इसको सेम रखता हूँ और इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फाइनल में जाके ये वाली जो मैट्रिक्स है ये तो आई हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स सपोज करो कुछ कन्वर्ट होके बी में आ जाएगा और ये यहाँ पे ए तो चल ही रहा है हमारा। तो देखो फाइनली जो मैं बेसिकली पाना चाह रहा था वो वही निकल के आ गया। मतलब ये कि कल को कभी ऐसा हो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स। अब देखो यार दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं सीखे हैं, तो उस केस पे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि एक्चुअली जो इन्वर्स मैट्रिक्स डिफाइन होता है वो ऐसा टर्म हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के केस में होता है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या है वो हम डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद सीखेंगे। अभी यहाँ पे ये सीखना है कि यदि कभी इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जैसे अगर हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो हमें कभी ऐसा पता लगे कि किसी रो के सारे एलिमेंट, किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट यदि 0 आ जाएं, किसी भी इस टाइप में जब हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो लोग जानते हैं वो समझ लें, सिंगुलर मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये हम आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखना है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो शायद ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। अब देखो लिख के दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहली बात ये देखो, हमारा मोटिव क्या है कि ये तो हमारे पास मैट्रिक्स ए ही लिखा हुआ है, इसमें लगाता हूँ ऑपरेशन। मोटिव क्या है कि मुझे इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब इसकी फोटो जो है, इसकी शक्ल है ऐसी दिखनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 दिखने चाहिए और यहाँ पे 1 दिखने चाहिए, ठीक है। तो ये 1 वाला केस मैं बाद में सॉल्व करूँगा, पहले 0 बना लेता हूँ, ठीक है। तो 0 कैसे बनाएंगे, 0 बनाने के लिए कि देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यदि 0 बनाना है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि R2 में इसमें से 4 है तो 4 माइनस हो जाए। तो 4 कब माइनस होगा, जब R2 में मैं माइनस कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस करूंगा
तो देखो ये 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब लैम्डा की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया ये 2। अब इसको मैं इससे माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये लिखा है R2 को चेंज करना है, ठीक है। R2 इंडिकेट कर रहा है कि ये इस मतलब R2 में ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला चेंजेस आएगा। दैट मीन्स R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सबसे पहले R1 को तो ऐसे ही लिख लो। अब जो भी चेंज करना है R2 में करना है, तो R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 4 माइनस 4 दैट इज 0 और 3 माइनस 2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है दैट इज 1, ठीक है। तो ये एक निकल करके आ रहा है 0, ठीक है। अब सेम ऑपरेशन हमें लगाना है इसमें भी एक सेम ऑपरेशन है, तो R1 तो सेम रखना है हमें, ठीक है। R2 में ऑपरेशन लगाना है, तो R2 0 माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ से आ चुका है 1। और ये वाला जो है ये मैट्रिक्स A अपने साथ ही लेके चलना है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे 0 लेकर आना है, तो मुझे सिंपल दिख रहा है कि R1 में मैं लगा देता हूँ R1 माइनस R2। यदि R1 में मैं लगाता हूँ R1 माइनस R2, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 ये 1 माइनस 1 0 0 और 1, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आ गया R1 माइनस R2 मैंने लगाया था, तो 1 माइनस का 2 दैट इज 3, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 1, यहाँ से ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, नेक्स्ट ये है। अब मुझे क्या करना है, देखो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। 1 चाहने के लिए मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही बताया था, क्या किसी भी रो को एक स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि R1 को मैं चेंज कर देता हूँ 1/2 R1 से। तो 1/2 R1 करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 1, ये ऐसा चेंज हो चुका है। और ये आ चुका है 3/2 माइनस का 1/2 माइनस 2 1, और यहाँ से निकल करके आ चुका है 8, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दैट इज B, इसको आप बोल दो B इंटू A करने पर ये इसकी वैल्यू आने वाली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाली है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका इन्वर्स होगा। अब वेरीफाई करना हो तो करके देख लो। अब मैं तो वही निकाले हूँ तो आएगा ही आएगा, बट फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो 3/2 माइनस 1 A/2, ठीक है, माइनस 2 1, इसका 2 1 4 और 3, इससे यदि मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट केस में इससे मल्टीप्लाई होगा 3/2 और इंटू 2, ये हो गया 3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, तो कितना हो चुका है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 3 माइनस का 2 फर्स्ट एलिमेंट, अगला एलिमेंट आएगा यहाँ से 3/2 और माइनस का 3/2 दैट इज 0, इधर आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 4 0, और ये भी 1, खुद से चेक करना कैसे आएगा। यहाँ हो जाएगा 1 0 0 और 1, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इम्पोर्टेंट बात समझ में आई। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना सबको आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन है, इफ A and B आर द इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव करो कि A डॉट B या A B का प्रोडक्ट लिखा है, इसका इन्वर्स ये होगा B इन्वर्स माइनस A इन्वर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड के लिए। अभी बता दे रहा हूँ, बिल्कुल लिखो IMP और बोर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन पहले देखते हैं कि देखो जैसा कि मैंने बोला कि कभी भी यदि A और A का इन्वर्स आएगा, मान लो ये हमें हमेशा पता है कि हमें आइडेंटिटी देकर जाता है, ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि AB का इन्वर्स जो है वो B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स होने वाला है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, ये है कि यार कल को यदि ऐसा लिखा हुआ कि AB का इन्वर्स लिखा है तो मुझे इतना पता है कि AB का इन्वर्स मान लो कि कोई मैट्रिसेस है और इसी का मान लो
इसी सेम मैट्रिसेस और इसी का इन्वर्स यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिसेस देगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। और वो सेम वही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा जिस ऑर्डर के दोनों मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात ये कि देखो जरा ध्यान से, अभी मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए बी और ए बी का इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए इन्वर्स का, प्री मल्टीप्लाई करता हूँ ए इन्वर्स का, तो देखो ये दोनों मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देंगे, ठीक है। और ये आ गया बी इंटू ए बी का इन्वर्स, और यहाँ से आ चुका है ए का इन्वर्स, ठीक है। अब आगे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी ये दोनों मिलके तो बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू में ए का इन्वर्स, है ना। अब अगला स्टेप क्या, फिर वही बात, ये फंडा ए और ए का इन्वर्स इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी। तो मैं क्या करता हूँ, बी के इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी के इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, बी के इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, ये देखिए फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और ये लिखा हुआ है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये आई मल्टीप्लाई होगा तो यही मैट्रिक्स दे देगा, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू में बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। तो इस तरह से निकल करके हमारे पास आ गया, शायद यही हमें प्रूव करना था। तो ऐसा बनाने के बाद बोर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि एक ऐसा डब्बा बना देना और बड़े बड़े में प्रूफ लिख देना, प्रूफ गलत भी लिख दो तो बीच में तो एग्जामिनर ये देखेगा हाँ प्रूफ लिखा हुआ है, ठीक है। इतना ध्यान रखना उसमें। आगे चलते हैं, है ना। तो इसको मैं रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, शायद एनसीईआरटी में थ्योरम के फॉर्म में लिखा हुआ है, देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात ये सेम बात, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो और दूसरा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि अभी तक हमने एलिमेंट्री ही सीखा है, ठीक है। तो फर्स्ट में आते हैं हम लोग, है ना। इस पर फर्स्ट क्वेश्चन यदि देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 3, 10, 2 और 7। सेम प्रोसीजर, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो आई पहले आई का प्री मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इनटू में ए, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहला मोटिव यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना है, यहाँ पे जो भी कन्वर्ट हो जाए उससे मतलब नहीं, हमें क्या करना है, हमें सीधे सारे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमें जीरो बनाना है, जीरो बनाना है तो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे देखो 10 लिखा हुआ है, यदि 10 लिखा हुआ है तो हम माइनस यदि करना चाहें तो देखो ये तो पक्की बात है कि R1 में R1 माइनस कुछ होगा, मान लो क्या लिख देता हूँ मैं, कुछ भी लिख देता हूँ तो R2 होगा, ठीक है। लेकिन अब ये R2 में देखो कि R1 माइनस R2, मुझे जीरो यहाँ बनाना है, ठीक है। तो हमने जो लिख दिया है तो पता है कि R1 में R2 को हमें माइनस करना है। लेकिन अब ये देखो कि लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू इस तरह से सोचो कि ये जीरो बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 10 बने तो यहाँ पे 7 है, तो 7 को 10 बनाने के लिए 10/7 से शायद मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 बन जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया 10/7, ठीक है। ऐसा लिखने से मुझे क्या फायदा हुआ कि देखो ये वाला तो 10 बन चुका है और इसमें जैसे माइनस करूँगा तो ऊपर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अपने उद्देश्य के लिए हम लोग उसी पथ पे, उसी मार्ग पे चल रहे हैं, ये कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो आगे चलता हूँ, देखो इसी स्टेप को अप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो फर्स्ट वाले में, देखो सेकंड वाले में कोई चेंज नहीं होगा तो 27 तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, जो भी चेंज होगा ये भी पता है, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे 3 - 2 मतलब 20/7 माइनस करना है 3 से, 20 माइनस मतलब ऐसा लिखूँ मैं कि लिख के दिखाना पड़ेगा कैसा है ना। तो 3 - 20 - 7 दैट इज हो जाएगा 21 - 20, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/7, ठीक है। ऐसा शायद होगा, चेक कर लेना। सेम ऑपरेशन हमें लगाना पड़ेगा इस मैट्रिसेस में, तो सेकंड वाला वो तो वही बात है, देखो ये ऐसे ही होगा, जो भी आएगा फर्स्ट वाले में आने वाला है, तो यहाँ तो जीरो से मल्टीप्लाई कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा 1 - 0 माइनस ये आ जाएगा, तो माइनस का 10/7 निकल करके आ गया। बाजू में क्या चल रहा है, बाजू में ये चल रहा है जो चलता रहेगा साथ ही साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है,
देखो इसको अच्छा लगे यदि 1/7 है, इसको 1 बनाना चाहते तो 1 बना लो। 1 कैसे बना लेंगे कि R1 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 7 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 2 7। सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 माइनस का 10, इधर 0 इधर का 1, ठीक है। इधर आ जाएगा 8। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट करना है यहाँ पे 0 बनाना है। 0 बनाना है तो अगला स्टेप R2 में चेंज कर दो, R2 माइनस का R1, वो भी इसके साथ 2 टाइम्स ऑफ R1। यहाँ पे तो इससे क्या होगा 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे मिल जाएगा 7, ठीक है। अगला स्टेप सेम बात, R7 माइनस का 10, इधर आ जाएगा कितना माइनस का 14 आएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, दैट मीन्स 21, ठीक है। इक्वल टू 8, 2 से मल्टीप्लाई होकर इसमें ऐड हो जाएगा ना। नेक्स्ट स्टेप इसका अगला स्टेप यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या होने वाला है, कुछ नहीं, इसमें अगले स्टेप में आप अप्लाई कर दो, R2 में डिवाइड कर दो R2/7 से, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 0 1, और ये कन्वर्ट हो चुका होगा 7 माइनस 10, ये कन्वर्ट हो चुका होगा माइनस का 2, और ये 3, ठीक है। कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो शायद सही है ये, है ना। इनटू में ए, देखो ये एक ऐसी मैट्रिक्स दैट इज बी क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि बी इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल हो गई, तो इसको हम बोलेंगे कि ये के का इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में बी मैट्रिक्स, जो कि ये लिखी हुई है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, आप लेना यार सर, अच्छा लगे तो नोट्स बना लेना, शायद फायदा मिलेगा, है ना। और मन ना करे तो कुछ भी नहीं कर सकते। इधर देखो वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 माइनस का 3 माइनस 2 और 1, है ना, इस इक्वल टू में आगे चलते हैं, है ना। आगे हमने पहुँचा क्या I0 1 ये इस इक्वल टू में इंटू में ए, है ना। यहाँ पे देखो जैसे ही हमने एक ऑपरेशन लगाया जो कि मुझे दिख रहा है R1 माइनस मैंने लगाया क्या हम लोग लगा रहे हैं प्लस का 3 टाइम्स ऑफ R2, यदि इस तरह का ऑपरेशन लगाया तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि R1 के सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं, ठीक है। ये वही बात हो गई जो हम लोग कभी बात कर रहे थे शायद, है ना। तो ऊपर क्या आ चुका है, ऊपर में भी लगा दोगे तो यहाँ 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 0 1 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो देखो ये हमें जैसा कि हमें पता था पहले से, हमने बोला था यदि किसी भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हुए बीच में कभी भी ऐसा हो जाए कि किसी स्टेप के किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका इन्वर्स नहीं पॉसिबल होगा, तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एक्सिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों नहीं करता है। इसका दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर क्या होता है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगी। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है आगे बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रॉस 3 वाला। देखो 2 वाला तो फिर भी आसान है ना, हम लोग फिर भी अप्लाई कर लेते हैं, है ना। 3 वाले में भी देखो मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, यही मेथड है, यही अप्रोच है, और ये आएगा प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा 1-2 बार मैं दिखाऊंगा, बाकी बार आपको कुछ दिखने लग जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो, नहीं करोगे तो कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा, स्पेशली 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस की। और 4 क्रॉस 4 में तुम्हारे मेरे पार्ट में रोड जाके तुम्हारे को पता ही नहीं चलेंगे, ठीक है। तो 2 सिलेबस में भी नहीं, अभी हम जो सीखेंगे ये सीखेंगे 3 क्रॉस 3 वाला। और देखते हैं अप्रोच सेम रहेगी, 2
2 माइनस का 3 3 2 2 3 3 माइनस का 2 और 2, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, है ना, 3 क्रॉस 3 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेना पड़ेगा, है ना, और इसके इक्वल टू में 1। थोड़ा मैं साइड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे कितने स्टेप लगेंगे इस मैट्रिक्स, है ना। तो सबसे पहली बात ये कि मैं यहाँ इसे रफ कर रहा हूँ, है ना, और बीच से एक पार्टीशन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पता नहीं आंसर तक कब पहुँचेंगे, है ना। इसके बाद मैं यहाँ से शुरू कर दूँगा लिखना, अभी इसको समझते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, ऐसा मुझे लग रहा है कि हमारा मोटिव क्या है कि इसकी शक्ल इसकी तरह बनानी है, मतलब ये एलिमेंट को छोड़कर बाकी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो जो मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी अप्रोच लगा सकते हो, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो इसको। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, देखो कि R3 को चेंज कर रहा हूँ मैं R3 प्लस R2, ठीक है। ये R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा। ऐसा यदि हम लोगों ने किया तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है, देखिए जरा ध्यान से, 2 माइनस का 3 3 2 2 3, ये वाली बात आ गई 5, ये बात आ चुका है 0, और यहाँ तो हो गया 5। इस तरह से इधर क्या होगा, इधर सेम ऑपरेशन जो इधर लगाए उधर भी लगाना है, 0 1 1 0 0 0 1 0, इधर आ जाएगा 0 1 और 1, इस तरह से इस इनटू में 1, है ना। उसके बाद क्या होने वाला है, देखो जरा ध्यान से, उसके बाद हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद जो हम लगा सकते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है ना, एक तो हमारे पास चलो ठीक है, ये 0 टर्म आया, दूसरा 0 का टर्म हम लोग बना सकते हैं, इसको चलो माइनस कर देता, है ना। तो मैं लगा रहा हूँ R1 में अप्रोच लगा रहा हूँ R1 माइनस का R2, यदि ये अप्रोच लगाए तो क्या हो गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 0, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इस तरह से कुछ बातें आ चुकी हैं, ठीक है। अगली बात ये है, अच्छा एक काम और कर सकता हूँ, इसी में मैं लिख देता हूँ, अगली बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। R3 में मैं अप्रोच लगा देता हूँ R3/5, ठीक है, R3/5 लगाता हूँ यदि, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। इधर क्या निकल करके आ जाएगा, देखो सबसे पहले R1 में चेंज हुआ है, R1 माइनस R2, ये हो जाएगा 1, यहाँ का -1, यहाँ का 0, इधर 0 1 और 0, R3 में बाय 5 किए, तो ये 0 है, ये 1/5 है और ये 1/5 है, ठीक है। इनटू में A निकल करके आ गया। अब नेक्स्ट अप्रोच ये देख पा रहे हैं हम लोग, देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट अप्रोच ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहली बात ये हम करते हैं कि R2 में मैं माइनस कर देता हूँ, R2 में माइनस कर देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ R1, जितना हम माइनस करते हैं, इससे क्या फर्क है, उससे भी पहले, ठीक है, हाँ इसी को चलो पहले, सबसे पहले इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या माइनस करने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे जो चेंज होने वाला है 0 माइनस का 5 0, ठीक है, और अगली बार में कहते हैं 3 टाइम्स, मतलब 2 माइनस 3, ठीक है। ये आएगा माइनस का 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ चुका है 0, ठीक है, इधर आ चुका है 1, इधर 0 और इधर 1, इस तरह की शक्ल अभी दिख रही है मुझे। आगे चल रहा हूँ मैं, है ना। अगले स्टेप में सेम ऑपरेशन उधर पर भी करवाना है, तो चेंज मुझे किस में कर रहा हूँ मैं, R2 में कर रहा हूँ, मतलब R1 तो सेम रहेगा, -1 0, R2 में 3 टाइम्स, ये वाला टर्म तो 0 है, ये वाले टर्म में -1 माइनस 3/5, 1 माइनस 3/5 का मतलब होता है 2/5। अगला स्टेप माइनस का 3/5 अपॉन में 0, 1/5 और 1/5, ठीक है, ये आ चुका है।
साथ में ए चल रहा है, ये को भूलना मत, है ना, साथ में लेकर ही चलना। अगली बात, इसी में नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि देखो ध्यान से, इसी में हम लोग ऐसा अप्रोच लगा रहे हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम लोग जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कब जीरो होगा, जब ऐसा कुछ माइनस होगा। देखो R1 में माइनस कर, R1 में लगा रहा हूँ अप्रोच, R1 में हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं कि R1 में अप्रोच लगा रहे हैं R1 माइनस, इसको चाहिए मुझे क्या, प्लस का करना पड़ेगा, प्लस कर देता हूँ मैं, प्लस करना पड़ेगा 5/2, ठीक है, R2। ऐसा करने से क्या मिला मुझे, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस का 5/2, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी 0, ठीक है। इधर कोई चेंज नहीं हुआ, इधर कोई चेंज नहीं हुआ, इधर भी कोई चेंज नहीं हुआ। इधर क्या हुआ, इधर जो हुआ 1 हुआ, इधर जो हो रहा है हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, इधर भी 0 और इधर भी ऐसा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसी को सेम ऑपरेट हम लोग इधर लगाएंगे। ये आ गया R1 में चेंज करना है, R1 में 5/2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। ये वाला तो 1 आ जाएगा, इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई, 5/2 से मल्टीप्लाई मतलब ये 1 हो चुका है, 1 हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर ऐड कर लिए जाकर, ये 0 दे देगा हमें। इधर 0 प्लस का हमें करना है 3/5, मतलब ये यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का 3/2 आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है बाकी किसी भी एलिमेंट में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0, 1/5 और 1/5, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे a, है ना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट समझने वाली बात ये है कि सबसे पहली बात ये करता हूँ मैं कि इसको बना लेता हूँ 1। इसको 1 बनाने से मुझे क्या फायदा होगा, देखो 1 कैसे बनेगा, तो R1 में मैं क्या कर देता हूँ, R1 में मैं माइनस का 2/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। माइनस का 2/5 इंटू R1, ऐसा लिखने से क्या होने वाला है, ऐसा लिखने से देखिए ये वाली क्वांटिटी 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे आ चुका है देखो 1, ये 0, ये 0, इधर क्या, ये कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं, 0, 1, 0 और 1, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में देखोगे, अगला माइनस का 2/5 इधर आ चुका है, ठीक है। इधर 0 मिलेगा, इधर कितना मिलेगा मुझे, देखो जरा, माइनस माइनस प्लस का 3/5, इधर आ जाएगा 0, इधर का आ जाएगा 2/5, इधर माइनस का 3/5, इधर 0, इधर 1/5, इधर 1/5, ठीक है, ये आ चुका है ना। अब इतना कॉपी करो पहले यहाँ से, मैं कुछ रफ करता हूँ, है ना, और इसके आगे चलते हैं। अभी समझो, है ना, यहाँ ए लिखा हुआ है ना। अगली स्टेप में हाँ देखो, अब क्या करना है, अब मैं ये कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात हमें इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा, है ना, अब मैं देखो एक बार में दोनों ऑपरेशन लगाता हूँ, है ना। ऐसा करता हूँ कि R2 में हम लोग चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस का हम लिखेंगे R1, ठीक है, और R3 में चेंज कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे R3 माइनस R1। ऐसा लिखने से क्या हुआ, देखो ये वाला टर्म तो प्लस करने पे 0 हो गया और ये वाला टर्म माइनस करने पे 0 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला टर्म में कोई चेंजेस नहीं है, R2 और R3 चेंज हो रहे हैं, 1, 0, 0, ये वाला टर्म आ चुका है, देखो 0, 2 और यहाँ पे भी 0, है ना। अगला आ चुका है, इधर भी 0, ठीक है, इधर भी 0 और इधर भी, इधर 1, है ना, ऐसा। तो अब देखो जो ऑपरेशन हमने इधर लगाया वही सेम ऑपरेशन इधर लगाना है। R1 में कोई चेंज नहीं, तो देखो R1 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2/5, 0, 3/5, इधर आ जाएगा 0, 2/5, माइनस का 3/5, सॉरी R2 में चेंजेस करने, क्या चेंजेस करने थे, R2 प्लस R1 लिखना था, R2 प्लस R1 मतलब ये प्लस ये आ जाएगा माइनस का 2/5, ठीक है। उस पर ये प्लस ये आ जाएगा 2/5, ठीक है। उस पर इन दोनों का प्लस, दैट मीन्स 0, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले में लिखना था R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 मतलब दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस का 2/5 मतलब प्लस का 2/5 आ जाएगा,
दिस माइनस दिस, 1/5 माइनस 0 और 1/5 माइनस 3/5, दैट मीन्स माइनस का 2/5, ये हमारे पास आ गया इनटू ए। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या है, लगभग हमारा आइडेंटिटी बन चुका है, लगभग क्या अभी 2 बचा हुआ है, तो इसको क्या करो, R2 को डिवाइड कर दो 1/2 R2। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो देखो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये कुछ ऐसा निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको 2 से फिर डिवाइड करो, देखो 2/5 0 3/5, इधर आ जाएगा माइनस का 1/5। ठीक है, इधर आ जाएगा 1/5, इधर 0, ये आ जाएगा 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। ठीक है, इंटू में ए, है ना, तो ये शायद फाइनली हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकल के आ गया, दैट इज बी, जिसको हमने बोला, है ना। अब अच्छी बात ये है कि देखो सारे के सारे स्टेप में यदि कैलकुलेशन सही होगा तो आंसर सही होगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ह्यूमन एरर पॉसिबल है, बिल्कुल कुछ हो सकता है ना, प्लस माइनस। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है जब यहाँ आइडेंटिटी आ गया, यहाँ भी सही आ ही गया होगा, है ना, तो ऐसा कुछ है। और शायद मुझे लगा कि बहुत इजी लगा होगा आप लोग को, है ना, तो बट इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, तो इसको थोड़ा सा